हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहेगा तुर्कों की विजय या तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तुर्कों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा मैं टॉपिक के साथ आपकी कनेक्टिविटी बिठाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस प्रकार से हम हिस्ट्री में बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हम जो मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को मैंने दो हिस्सों में बांटा था, जिसमें पहला मैंने कहा था कि इसमें जो है हम गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोलों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1200 तक का जो टाइम पीरियड मैंने बांटा था, उसमें हम देखने वाले थे तुर्क आक्रमणों के बारे में। तुर्क आक्रमण और किसके अंतर्गत, तो दो आक्रांताओं के अंतर्गत देखेंगे। एक जिसे मोहम्मद या महमूद गजनी के नाम से जाना गया, और दूसरा मोहम्मद गौरी के अंतर्गत देखेंगे। तो ये जो है मोहम्मद गजनी, ये 1000 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 1027 तक इसके आक्रमण आपको भारत पर होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो है 1175 से लेकर लगभग इससे 150 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। और 1175 से लेकर लगभग 1206 तक, जब तक केडीए दिल्ली सल्तनत में अपनी रियासत स्थापित नहीं कर लेता, इसकी मृत्यु के बाद ही करता है केडीए, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस दौरान लगभग 31 वर्षों तक इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। तो आज जो है हम सबसे पहले जानेंगे कि तुर्क लोग आखिर कौन थे, और फिर डायरेक्टली आएंगे हम मोहम्मद गजनबी पर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं तुर्कों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तुर्कों के बारे में। तो देखिए, तुर्क जनजाति कहाँ निवास करने वाली जनजाति थी। तो इस प्रकार से ये आपका एशिया का मैप रहेगा, अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा ये भारत, और भारत की इस ओर आपको देखने को मिलेगा हिंद चाइना प्रायद्वीप, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऊपर चीन और रसिया वाला इलाका। और यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, अब जो इतिहास हम पढ़ने वाले हैं वो अफगानिस्तान के इस वाले हिस्से और चाइना की जो इस तरफ की, जिसको हम कहेंगे पश्चिम सीमा है या पश्चिम दक्षिण वाली जो सीमा रहेगी चाइना से इस तरफ, और भारत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत। तो यहाँ पे जो है इस वाले इलाके में जो डोमिनेट एक जनजाति हमें देखने को मिलती है, जनजाति जिसका नाम था तुर्क। ये तुर्क लोग पहले जो है इस्लामिक जो है नहीं थे, लेकिन बाद में समय के साथ इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया, और इन्होंने भारत की ओर या अपने शासन विस्तार में आपको देखने को मिलेगा कि इस ओर ये बढ़ना शुरू करते हैं, भारत की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, और निरंतर भारत पर एक के बाद एक लगातार आक्रमण करते रहते हैं। आक्रमण करने के पहले उद्देश्य धार्मिक थे, पहले उद्देश्य जो थे आर्थिक थे। अगर मोहम्मद गजनबी के बारे में अगर बात की जाए, तो उसका तो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उसके कहे तो महत्वाकांक्षा जो है धन कमाना थी या धन लूट के लेके जाना था। लेकिन वो जो है उसे इस्लामिक दुनिया में किस प्रकार वो मूर्ति भंजक बना, किस प्रकार से वो धन लूटता जा रहा था, मंदिरों को नष्ट करता जा रहा था, तो इस्लामिक दुनिया में वो एक संदेश, ताकि उसके राज्य का कोई विरोध ना कर सके इस्लामिक दुनिया में, तो उसने एक संदेश दिया कि भाई मैं जो हूँ वो इस्लाम का प्रचार कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले तुर्कों के बारे में, और क्या इनके उद्देश्य थे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुर्कों के बारे में देख लेते हैं। तो तुर्कों के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये भारतीय इतिहास की किसी भी काल में आने वाली पहली ऐसी विदेशी जाति थी तुर्क। पहली ऐसी विदेशी जाति थी जिन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया था भारत में। अभी तक आपने देखा होगा किस प्रकार से हमें शक दिखाई देते हैं, कुषाण दिखाई देते हैं, हूण दिखाई देते हैं, लेकिन वो उत्तरी भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे तुर्क आएंगे बंगाल तक पहुंचेंगे, बंगाल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत पहुंचे। तो तुर्क जो है विदेशी जाति थी, और इन्होंने क्या किया था आपको इस दौरान देखने को मिलेगा कि भारत में एक विशाल राज्य की नींव रखी थी।
तुर्कों के द्वारा जो है 13वीं शताब्दी में भी हमें देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान की विजय शुरू की थी, जो गौरी के नेतृत्व में शुरू हुई थी लगभग 1206 के आसपास। या उससे पहले वाली जो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, तराइन का युद्ध देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो है आप ये याद रखिएगा कि तुर्क जो है विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, ये पहली ऐसी जाति थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय आपको देखने को मिलेगा कि इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और धर्म परिवर्तन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। तो ये कुछ चीज़ें हैं। चलिए अब वापिस जो है हम वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं किस प्रकार से महमूद गजनबी जो है भारत। तो अब जो है हम देखेंगे महमूद गजनबी के बारे में। लेकिन इससे पहले भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से गजनी में इनका शासन पहुँचता है, उसकी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहले जो शासक आता है वो आता है अल्पतगीन। अल्पतगीन नामक एक शासक होता है। वो क्या करता है, वो जो है बुगरा के जो सामानी वंश था उस समय ईरान के आसपास के इलाके में जो शासन कर रहा था, उसका एक राजा था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। तो अब्दुल मलिक क्या करता है, अल्पतगीन जो इस साम्राज्य का, गजनी साम्राज्य का संस्थापक था, उसका आपको देखने को मिलेगा कि उसे खुरासान का, अल्पतगीन को खुरासान का सूबेदार नियुक्त करता है। कौन, अब्दुल मलिक। तो क्या होता है कि 900, ये लगभग 956 में ही इन्होंने जो है अपॉइंट किया था। और आपको देखने को मिलेगा कि जब 961 ईस्वी आती है तो उस दौरान अब्दुल मलिक जो वहाँ का शासक था, सामानी जो वंश था उसका जो शासक था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ जो सामानी वंश का शासक था अब्दुल मलिक, उसके चाचा और उसके भाई जो मंसूर था उसका भाई, उनके बीच युद्ध देखने को मिलता है। तो चाचा का जो सहयोग करेगा, चाचा का सहयोग करने को जाता है अल्पतगीन, और दूसरी साइड जो है मंसूर लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मंसूर जीत जाता है, क्योंकि मंसूर जीत गया था, चाचा हार गए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्पतगीन को अब वहाँ से जो खुरासान वाला इलाका था वो छोड़कर गजनी की ओर जाना पड़ता है। गजनी में जो है माना जाता है कि लगभग 800 सैनिकों के साथ ही गया, और वहाँ पे क्या करता है, ये अपना साम्राज्य, छोटा सा साम्राज्य गजनी, अफगानिस्तान वाले इलाके से, पश्चिमी इलाके से जो है अपना शासन करना शुरू करता है। तो इस दौरान हमें देखने को मिलेगा कि फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद कुछ शासक हमें देखने को मिलेंगे इसके बाद, और ये जो है यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि क्रमबद्ध कीजिए शासकों को, कौन किसके बाद आया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अल्पतगीन, अल्पतगीन के बाद आपको इसका बेटा बैठता हुआ दिखाई देगा, ईशाक, यह शाक। फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा बलवतगीन, बलकत या बलवतगीन, ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा पिराई। तो ये कुछ शासक आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद जो है पिराई के बाद आपको देखने को मिलेगा लगभग 971 के आसपास बैठेगा एक शासक, 971 के आसपास आपको बैठता हुआ दिखाई देगा शहाबुद्दीन, या शहाबुद्दीन नहीं, सॉरी, सुबक्तुगीन, सुबक्तगीन आपको बैठता हुआ दिखाई देगा। ये जो है ये महमूद गजनबी के पिता थे। और ये क्या थे, तो आपको पता होगा, ये दामाद, या दामाद और गुलाम दोनों थे किसके, तो जो अल्पतगीन था उसके दामाद और गुलाम दोनों थे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो इनको अमीर उमरा की उपाधि दी गई थी, अमीर उमरा या उल उमरा की उपाधि दी गई थी। ये भी अल्पतगीन के द्वारा इन्हें दी गई थी। उसके बाद देखने को मिलेगा कि ये पहला तुर्क शासक था, तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अभी तक हमने अरब आक्रमण देखा था, और अरब आक्रमण किसके समय में देखा था, तो आपको याद होगा कि अरब आक्रमण हमने देखा था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। लेकिन यहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो तुर्क आक्रमणों की हो रही है। और तुर्क आक्रमणों पे जो पहला, तुर्कों में जो पहला आक्रमण, प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक के द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो सुबक्तुगीन के द्वारा ही किया गया था। और किसके विरुद्ध किया गया था, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश जो इस वाले हिस्से में, सिंध वाले इलाके में आपको शासन करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो है हिंदू शाही वंश के जो शासक था जयपाल, उस पर जो है आक्रमण किया था किसने, तो सुबक्तुद्दीन ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इसकी जब मृत्यु होगी अल्पतगीन की, तो आपको बैठता हुआ दिखाई देगा गजनी की जो गद्दी होगी राजा की, उस पर जो बैठेगा वो होगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी की बात की जाए तो इसका कार्यकाल रहता है लगभग 997 या 998 से, माना जाता है लगभग 27 वर्ष का था ये। और इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में, 27 साल में इसने भारत को 17 बार लूटा था।
तो एक लुटेरा था ये, अगर आप लोकल लैंग्वेज में या एक आम भाषा में बोलचाल में अगर इसके बारे में कहा जाए तो महमूद गजनबी कुछ और नहीं बल्कि एक लुटेरा था। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं और कौन कौन से इसके प्रमुख आक्रमण रहे उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महमूद गजनबी तुर्क शासक था, गजनी का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत पर उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन संपत्ति की लूट था। इन 17 आक्रमणों में महमूद गजनबी ने उत्तर पश्चिमी भारत के विभिन्न राज्यों को और मंदिरों को लूटा था, और कहाँ कहाँ की वो जगह लूटी गई थी वो हम सारी मैप के माध्यम से भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रथम आक्रमण की, जो आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आक्रमण जो है इसका 1000 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पे, जो सीमावर्ती इलाके थे भारत के, सीमावर्ती इलाकों में हुआ था, याद रखिएगा। जैसे पेशावर के कुछ हिस्से इसने, पेशावर के कुछ हिस्सों पर इसने आक्रमण किया था, लेकिन पेशावर जीता नहीं था इस समय तक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रथम आक्रमण में अभी ये भारत में एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी बेस नहीं है इसका। तो इस वाले हिस्से में ये, यहाँ पेशावर पाकिस्तान वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा कि ये आक्रमण करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा आक्रमण। दूसरे आक्रमण की अगर बात की जाए, देखिए इसके ना आपको सारे के सारे आक्रमण पढ़ने पड़ेंगे, जितने 17 के 17 आक्रमण इसके हुए वो आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ जो आपको देखने को मिलेंगे कि सिलेक्टिव जो महत्वपूर्ण आक्रमण थे इसके, वो सिर्फ वनडे एग्जाम वालों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है 17 के 17 आक्रमण पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। कभी भी आपसे क्रम में लगाने के लिए आ सकते हैं, या कब जो है। तो यहाँ पे बात करते हैं दूसरे आक्रमण के बारे में। तो दूसरे आक्रमण के बारे में हम देखेंगे। तो दूसरा आक्रमण इसका होता है 1001 ईस्वी में, और इस आक्रमण की क्या विशेषता थी, तो प्रथम बेहिंद की लड़ाई हुई थी 1001 ईस्वी में, जो आपको देखने को मिलेगा जयपाल हिंदूशाही जो शासक था, इसकी राजधानी थी एक्चुअल में बेहिंद। तो इस पर आक्रमण किया था। जयपाल का जो हिंदू शाही वंश का शासक था उसको हराया था महमूद गजनबी ने। गजनबी विजय हुआ, और गजनबी जयपाल को क्या करता है, पहले बंदी बना लेता है और उसके बाद कुछ धन लेकर इसको छोड़ देता है। लेकिन ये इतना अपने आप को अपमानित मानता है कि इसने आत्महत्या कर ली थी जयपाल ने। तो ये इसका दूसरा आक्रमण आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसका दूसरा आक्रमण याद रख सकते हैं। फिर आता है तीसरा आक्रमण। तो उससे पहले जो है, अब इतने सारे आक्रमण हैं तो इनके लिए कुछ ट्रिक तो हमें बनाना आवश्यक है। तो ट्रिक जो थी वो इस प्रकार से मैंने देखी थी कि सीमा जाए भिड़ा मुझसे, भिड़ा मुझसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 आक्रमण इसके आएंगे। पहला सीमावर्ती क्षेत्र में, जो हमने अभी देखा 1000 ईस्वी में। उसके बाद जयपाल पे आक्रमण किया इसने, तो जयपाल जो है 1001 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा। फिर आएगा भेरा का आक्रमण। भेरा का आक्रमण आएगा, जिसमें अच्छ का जो राजा होगा, अच्छ का राजा, उसका नाम होगा बाजीर। बाजीर को ये पराजित करेगा, और ये बात कब की है, 1004 ईस्वी की बात होगी। तो ये 3 आक्रमण इसके हो गए। चौथा जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पे मुल्तान का आक्रमण। मुल्तान का आक्रमण जो किया था इसने 1006 ईस्वी में, और यहाँ का शासक था दाऊद। दाऊद इसके समय में यहाँ का शासक था। उसने यहाँ अधीनता स्वीकारी थी इसकी, और इसी दौरान इसने बठिंडा का जो राजा था आनंदपाल, जो कि इसी का बेटा था, जो कहे जयपाल का बेटा था, उस पर भी किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा हानि नहीं हुई थी। लेकिन याद रखिएगा कि मुल्तान को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुल्तान ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ऐसा माना जाता है कि मेन फोकस जो था इसका मुल्तान तक ही था। उसके बाद आता है सुखपाल पर जो आक्रमण हुआ था। सुखपाल जो है इसी क्षेत्र के आगे वाला शासक था, मुल्तान से आगे वाला शासक था। तो यहाँ पे क्या होता है, सुखपाल ने पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी, और प्लस इसने क्या किया था, इस्लाम भी स्वीकार कर लिया था जब इसने दाऊद पर आक्रमण किया था। लेकिन जैसे ही दाऊद के आक्रमण और मुल्तान के अधीनता स्वीकारने के बाद वो वापस गया, तो जो इसने अधीनता स्वीकारी थी, न केवल उसका त्याग किया बल्कि इस्लाम का भी त्याग कर दिया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जब इसने त्याग कर दिया था तो ये पुनः सुखपाल पर आक्रमण करेगा, और 1007 ईस्वी में ये सुखपाल पर आक्रमण करेगा। तो सीमा जाए भिड़ा मुझसे, इससे में हमने देखा सीमावर्ती क्षेत्र, फिर जयपाल के साथ युद्ध, फिर उसके बाद भेरा, उसके बाद मुल्तान, और सुखपाल से आक्रमण। तो ये वाले आप 5 युद्धों के बारे में, 5 आक्रमणों के बारे में इसके समझ सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा छठा आक्रमण, जिसमें हमें देखने को मिलेगी बेहिंद या पेशावर की दूसरी लड़ाई, जो आनंदपाल या महमूद गजनबी की विजय
महमूद गजनवी ने क्या किया था, आनंदपाल को हराया था इसमें। लेकिन उससे पहले जो है इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, और ट्रिक है आनमुथाला। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आ से आनंदपाल, ना से आपको देखने को मिलेगा नगरकोट, कांगड़ा वाला क्षेत्र। यहाँ मुथाला से आपको देखने को मिलेगा मुल्तान, था से आपको देखने को मिलेगा थानेश्वर, और ला से लाहौर। तो इस प्रकार से आप चीज़ें याद रख सकते हैं। ये जो है इसके छठे से लेकर 10वें जो आक्रमण, 10 आक्रमण हुए वहाँ तक की आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अगर बात करते हैं आनंदपाल से, तो आनंदपाल देखिए, आनंदपाल को इसने पेशावर की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, या बेहिंद की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, वो आनंदपाल के साथ हुई थी, और आनंदपाल को हराया था इसने। और इस युद्ध में जो है याद रखिएगा कि खोखर जनजाति ने उसका काफ़ी सहयोग किया था आनंदपाल का। आनंदपाल की ओर से खोखर जनजाति भी लड़ी थी। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा खटकने लगती है किसको, महमूद गजनबी को जो है ये काफ़ी ज़्यादा खटकने लगती है। और इनके विनाश के लिए भी वो 1027 ईस्वी में पुनः आक्रमण करेगा। जो सबसे अंतिम आक्रमण हम पढ़ेंगे वो खोखर जनजाति और इस क्षेत्र के जो जाट थे उन पर उनको निशाना बनाते हुए किया गया था। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आनंदपाल, तो ये याद रखिएगा कि छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि इसी दौरान जब वो छठा आक्रमण कर रहा होता है, उससे ही जब आगे बढ़ता है तो हमें देखने को मिलेगा नौवां आक्रमण, सॉरी 7वां आक्रमण, जो होगा 1009 ईस्वी में। और कहाँ होगा, नगरकोट, कांगड़ा वाले किले, कांगड़ा वाला जो क्षेत्र है, ज्वालामुखी का जो मंदिर है उस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, नगरकोट कांगड़ा में। और इस दौरान अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो एविडेंस मिले हैं उसके आक्रमण के, तो इस दौरान कहते हैं कि इसके पास जो ऊंट थे और घोड़े थे वो कम पड़ गए थे। इतनी धन संपदा उसे यहाँ से प्राप्त हुई थी, ऊंट एंड घोड़े जो है कम पड़ गए थे, इतनी ज़्यादा धन संपदा इसने यहाँ से प्राप्त की थी। फिर आता है 8वां अटैक। 8वां अटैक हमें देखने को मिलेगा मुल्तान के ऊपर, मुल्तान के ऊपर। और मुल्तान में जो दाऊद ने, अभी तक हमने देखा था कि दाऊद ने इसकी अधीनता स्वीकारी थी, अब ये दाऊद को हटाकर अपने कंट्रोल में कर देता है मुल्तान को। तो ये चीज़ याद रखिएगा 8वें आक्रमण के दौरान। 8वां आक्रमण जो हुआ था इसका 1010 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ आप किसके बारे में याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं 9वां आक्रमण। 9वां आक्रमण आपको देखने को मिलेगा थानेश्वर पर, थानेश्वर पर। और ये आक्रमण कब हुआ था, तो इसकी बात अगर की जाए तो 1011 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो चक्कर स्वामी की जो चक्र स्वामी मंदिर था उसकी लूट की थी। और चक्र स्वामी मूर्ति को माना जाता है कि जो कांस्य की मूर्ति थी उसे इसने गजनी वापस भिजवाया था अपनी राजधानी में। और ये भी कहते हैं कि उसके कुछ टुकड़े जो है इसने मक्का वाले क्षेत्र में भिजवाए थे। और कहा जाता है कि वहाँ की सीढ़ियाँ जो है इस मूर्ति की जो मिट्टी थी या जिस भी धातु से, कांस्य से जो बनी थी, वो चीज़ जो है कहे तो सीढ़ियों में यूज की गई थी इसके द्वारा। तो मतलब अपमानित कर सके ताकि हिंदू देवी देवताओं को, या जिस भी धर्म से ये मूर्ति संबंध रखती थी, क्योंकि इसका संबंध तो हिंदू धर्म से था। लेकिन इसका उद्देश्य यही था कि कोई भी धर्म हो, उसका जो देवता होगा या किसी प्रकार से जो उसकी पहचान होगी उसको मिटाया जाए और अपने कदमों में रखा जाए। तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसके दौरान 9वें आक्रमण में। फिर बात करते हैं 10वें आक्रमण की। 10वां आक्रमण आपको देखने को मिलेगा लाहौर में, लाहौर पर होगा 10वां आक्रमण। लाहौर के आक्रमण की बात की जाए तो ये जो है त्रिलोचन पाल पर हुआ था, त्रिलोचन पाल। और त्रिलोचन पाल कौन था, तो ध्यान रखिएगा कि ये आनंदपाल का ही पुत्र था जो लाहौर में शासन कर रहा था। तो अभी तक हमने जो है कौन कौन देखे, जयपाल देखे, आनंदपाल देखा, और अब जो है त्रिलोचन पाल के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से इसने बेहिंद या पेशावर पर आक्रमण किया था, बेहिंद वाले क्षेत्र पे आनंदपाल पर जो आक्रमण किया था, और उससे पहले बेहिंद पर जयपाल के समय में किया था। लेकिन अब जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लाहौर में जो इसका पुत्र शासन कर रहा था त्रिलोचन पाल का, वो आक्रमण भी किया था इसने। और कब किया था, तो ये आक्रमण आपको देखने को मिलेगा लगभग 11 से 14 के बीच में। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये 10 आक्रमण आपको इसके देखने को मिलेंगे। 9वां आक्रमण की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया है थानेश्वर पर आक्रमण, और उसी दौरान जो है 10वां आक्रमण भी इसने कहाँ किया था, तो नंदना किला पर आक्रमण किया था। और इसी को जो इसका पुत्र था, जिसका नाम मैंने अभी आपसे डिस्कस किया त्रिलोचन पाल, तो उस पर आक्रमण किया गया था। फिर 10वें आक्रमण के बाद आते हैं 11वें आक्रमण पर। तो हमारी जो ट्रिक रहेगी इसमें रहेगी कम काली
पंजाब, गवा और एंड सोजा। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो 11वां आक्रमण है वो कश्मीर पर हुआ, कश्मीर पर हुआ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मथुरा पर आक्रमण। मथुरा के आक्रमण के बाद आपको 2 आक्रमण यहाँ पे कालिंजर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पंजाब, पंजाब वाले क्षेत्र में, फिर गवा से आप देखेंगे ग्वालियर, यहाँ पे सोजा से आपको देखने को मिलेगा सोमनाथ, और फिर आता है यहाँ पे जाट या खोखर जनजाति के विरुद्ध, जो मैं बात डिस्कस कर रहा था आपके साथ, जाट एंड खोखर के विरुद्ध। तो इस प्रकार से इसके आक्रमण रहते हैं। अगर कश्मीर आक्रमण की बात की जाए तो ये किया था इसने 1015 ईस्वी में। मथुरा के आक्रमण की बात की जाए तो मथुरा पे जो आक्रमण हमें दिखाई देगा उसका जो समय पीरियड रहेगा वो रहेगा 1018, एक सेकेंड, 1018 रहेगा। उसके बाद कालिंजर की बात की जाए 1020 में किया था इसने आक्रमण। उसके बाद पंजाब 1021, ग्वालियर 1023, फिर 1025 और 1027 में यहाँ आक्रमण किया था। तो अब एक एक करके जो है हम कहानी को समझते हैं। तो कश्मीर में जो है हमने जैसे देखा कि त्रिलोचन पाल, अब त्रिलोचन पाल का पुत्र जो कश्मीर में था वो था भीमपाल। तो भीमपाल हमें देखने को मिलेगा कि कश्मीर का राजा जो भीमपाल था उसको हराया था इसने अपने, जो इसका 11वां आक्रमण था उस दौरान इसने कश्मीर के राजा भीमपाल को हराया था। फिर आता है 12वां आक्रमण जो मथुरा पर किया गया था, और मथुरा के आक्रमण के समय में माना जाता है कि इसने कन्नौज पर भी आक्रमण किया था 1018 में। और जो कन्नौज का शासक था राज्यपाल, राज्यपाल इसने क्या किया था, इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, आत्मसमर्पण कर लिया था। इसी के लिए हमें देखने को मिलेगा जो कालिंजर का राजा विद्याधर होगा वो इसकी हत्या कर देगा, क्योंकि इसने जो, और विद्याधर ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मोहम्मद जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमण को, एकमात्र भारतीय शासक था जिसने सफलतापूर्वक डिफेंड किया था अपने आप को उसके आक्रमण के विरुद्ध, तो वो कालिंजर का विद्याधर था। तो विद्याधर जो है राज्यपाल की हत्या कर देता है कि भाई तू तो कलंक है हिंदू धर्म पे, और उस प्रकार की बातचीत। तो आपको देखने को मिलेगा कि विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। और फिर आता है यहाँ पे कालिंजर। कालिंजर हालांकि विजित नहीं किया था विद्याधर ने, इसका जो है सफलतापूर्वक सामना किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आक्रमण पढ़ रहे हैं तो आक्रमणों के दौरान हम देखेंगे कि जो 12वां आक्रमण था वो कालिंजर पर हुआ था। फिर आता है पंजाब के बारे में। पंजाब के बारे में अगर बात की जाए तो 1021 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में यहाँ पे पंजाब देखने को मिलेगा। फिर ग्वालियर, और फिर उसके बाद सोमनाथ का प्रमुख आक्रमण। और इस समय जो है गुजरात के सोमनाथ में अगर आप बात करें, सोमनाथ कहाँ पे है तो इस तरह इस वाले क्षेत्र में जो आपको देखने को मिलेगा सोमनाथ का मंदिर। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे चालुक्य शासक था भीमपाल या भीमदेव द्वितीय, भीमदेव प्रथम, याद रखिएगा। फिर जाट और खोखरों पर देखें तो ये अंतिम आक्रमण था इसका, क्योंकि सोमनाथ से जो धन संपदा इसके द्वारा लूटी थी उस दौरान जो है जाटों और खोखरों ने महमूद गजनबी को लूट लिया था, काफ़ी ज़्यादा धन उसका अपने पास रख लिया था। तो इनसे बदला लेने के लिए वो 1027 ईस्वी में वापस आएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1027 ईस्वी में जब वो वापस आएगा, गुजरात पर आक्रमण करा और जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया जिसमें जाटों को हराया था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो थोड़ी सी चीज़ें जो है इसके बारे में और देखते हैं कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था तुर्क आक्रमणों में पहला आक्रांता, क्योंकि 2 आक्रांताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आक्रांता जो था वो महमूद गजनबी था। तो महमूद गजनबी की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में होती है। उसके बाद क्योंकि कमज़ोर शासक आते रहे वहाँ पे गजनी में, तो कोई भी जो है भारत की तरफ नहीं देख पाया। अब जब गौर में गजनी के शासक को रिप्लेस करके गौर में शासक बैठना शुरू होंगे तो उस दौरान हम देखेंगे मोहम्मद गौरी को, जो 1175 या 73 के आसपास गजनी की गद्दी पर बैठता है। उसके भाई गयासुद्दीन शाम बिन था, उसके द्वारा उसे गद्दी प्रदान की गई थी वहाँ की। तो फिर वो भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू करता है। तो इससे पहले जो है कुछ चीज़ें हम गजनबी के बारे में और देख लेते हैं। तो गजनबी के आक्रमणों का उद्देश्य हम पता करेंगे कि आखिर उसके आक्रमणों का उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्यों में अगर बात की जाए तो पहला तो उद्देश्य उसका आर्थिक लूट था, आर्थिक लूट था। दूसरा उद्देश्य क्या था उसका, तो दूसरा उद्देश्य देखिए, उसने कभी भी याद रखिएगा कि सामरिक
जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं जैसे किला या अन्य किसी प्रकार के, तो उन पे उसने कभी आक्रमण नहीं किया था जब तक वो ज़रूरी नहीं समझता था उनको जीतने के लिए। जैसे कांगड़ा किले को उसने फ़तेह कर लिया था, क्योंकि कांगड़ा एक काफ़ी प्रमुख सामरिक स्थान जो है आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी रियासतों का। तो कांगड़ा इतना बड़ा जालंधर वाला एरिया कांगड़ा से कंट्रोल किया जा सकता था बड़ी आसानी से। तो इसलिए उसने जो है, अगर आप एचपी जीके में देखोगे तो 1009 से लगभग 1043 ईस्वी तक देखने को मिलेगा कि गजनबी शासकों के अंतर्गत रहा था। फिर तोमर शासक उसे आज़ाद करवाएंगे कांगड़ा किले को गजनबी कंट्रोल से। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि जब तक इम्पोर्टेंट ना हो तब तक ये सामरिक स्थानों को कब्जे में नहीं करता था, केवल लूटपाट करता था और वापिस चला जाता था। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तीसरा कहा जाता है कि इसका जो तीसरा उद्देश्य था वो था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना। दारुल इस्लाम बनाना यानी कि जो हिंदू भूमि थी उसको मुस्लिम भूमि में परिवर्तित करना था। लेकिन उससे भी इतना इम्पोर्टेंट ये वाला लक्ष्य नहीं था। ये तो केवल इस्लामिक दुनिया में दिखाने के लिए कि हाँ, मैं इसलिए भी काम कर रहा हूँ, धर्म परिवर्तन भी करवा रहा हूँ लोगों का, इस्लाम को मैं प्रचारित करना चाहता हूँ ताकि उसके द्वारा किए जा रही लूटपाट पर कोई खलीफा के दरबार में उँगली ना उठाए। तो इसलिए ये चीज़ करता था। लेकिन एक प्रमुख इतिहासकार हुए इरफान हबीब, याद रखिएगा इरफान हबीब नाम से। तो उनका क्या कहना था कि वो कोई धर्म प्रचारक नहीं था, बल्कि वो क्या था, एक लुटेरा था। तो इसने जो है महमूद गजनबी को लुटेरा कहा था। या इन्होंने जो इरफान हबीब जो इतिहासकार हुए, भारतीय इतिहासकार, इन्होंने इसे क्या कहा है, एक लुटेरा कहा है। और इन्होंने कहा था कि उसके आक्रमणों का उद्देश्य जिहाद बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस्लामों का पवित्र ग्रंथ कुरान किसी भी पवित्र प्रतीकों को यानी कि किसी धर्म की मूर्ति को तोड़ने की बात नहीं करता है, और इस्लाम ना ही किसी इस प्रकार की चीज़ों की परमिशन देता है। तो वो जो है किसी प्रकार से धर्म प्रचार नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने देखा चक्कर स्वामी की उसने मूर्ति तोड़ी थी और किस प्रकार से मक्का भेज दी थी। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं करता इस्लाम। तो इसलिए वो कहते हैं कि वो धर्म प्रचार करने नहीं आया था, बल्कि लूट करने के लिए ही आया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। तो इतनी कुछ चीज़ें हम उसके बारे में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि पहला जो आक्रमण हुआ उसका क्या प्रभाव रहा भारत पर। तो प्रभाव की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव देखेंगे। तो राजनीतिक प्रभाव में आपको देखने को मिलेगा खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो कभी भारत के कंट्रोल में रहता था, इसके आक्रमण। खैबर दर्रा इस समय जो है एक एंट्रेंस हुआ करता था हिंदू कुश पर्वत के पास, जो है एक छोटा सा दर्रा जहाँ से सेनाएं अंदर आ सकती थी। तो खैबर दर्रा जो है इस आक्रमण के बाद हमेशा के लिए कहाँ चला जाता है, तो विदेशियों के हाथ में चला जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, विदेशियों के हाथ चला गया था। दूसरा अगर बात की जाए आर्थिक क्या कारण रहे, तो आर्थिक राजनीतिक में बात कर लेते हैं। और तो राजनीति में अगर हम देखेंगे तो राजपूत, इस समय आपको पता होगा कि राजपूत जो है, राजपूत शासक जैसे हमने देखा जयपाल के बारे में, आनंदपाल के बारे में, और अन्य शासक आपको देखने को मिलेंगे चंदेल वंश के राजपूत और परमार वंश के राजपूत। तो हमने उनके बारे में बात की। तो राजपूत इस समय छोटे छोटे थे, छोटे छोटे राज्य थे, और उनकी जो सैनिक अक्षमता थी, सैनिक अयोग्यता थी, वो भी उजागर हुई थी। और गौरी के आक्रमण के लिए उन्होंने क्या किया था, मार्ग प्रशस्त किया था। इसके दीर्घकालिक प्रभाव ये होंगे कि गौरी भारत आया था, क्योंकि मोटिवेशन कहाँ से मिली उसे, गजनबी के आक्रमणों से और लूट से मिली। तो ये सबसे बड़ा जो दीर्घकालिक कारण रहेगा। उसके बाद आर्थिक रूप से बात की जाए तो आर्थिक रूप से इसने काफ़ी ज़्यादा लूट की, आर्थिक लूट की। और यहाँ पे समाज में देखा जाए तो इसने कई लोगों की हत्या की, कत्लेआम किया, लोगों की हत्या और कत्लेआम किया। और ये तो वही है, धार्मिक रूप से देखा जाए तो मंदिर न केवल लूटे बल्कि तोड़े भी। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको इसके बारे में देखने को मिलेगी कि इस प्रकार से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा इसके आक्रमणों का। तो इतनी चीज़ें जो है आप गजनबी से संबंधित याद रख सकते हैं। और नोट्स बनाने की प्लीज़ इसकी ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रख सकें। क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे और किसी प्रकार से नोट्स फ्रेम नहीं करेंगे तो आपको 2-4 दिन बाद ये सारी चीज़ें भूलना शुरू हो जाएगी। चलिए अब आते हैं गौरी के ऊपर। गौरी किस प्रकार से आक्रमण करता है और क्या उसके पीछे के कारण रहते हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी 1173 से लेकर 1206 तक जो है इसका शासनकाल रहता है। तो गौरी के बारे में अगर बात की जाए तो इसने क्या किया था, अपने शासनकाल में साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, जब वे राजा बना तो इसने किसी प्रकार से साम्राज्य को इकट्ठा करने की कोशिश ना करके केवल आक्रमण करने पर जोर दिया, और यही कारण बनेगा जब इसका पतन होना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ और चीज़ें।
तो गौरी के बारे में अगर बात की जाए तो गौरी के बारे में पूरा नाम देखा जाए इसका तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम था और इसके बड़े भाई थे गियासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो ये चीज़ याद रखिएगा और उसी ने जो है इसको जो है गजनी वाला क्षेत्र प्रदान किया था और वहाँ का शासक नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी गौरी वंश का शासक था। भारत में इस्लामी शासन की नींव रखने में मोहम्मद गौरी की भूमिका अहम रही। गजनबी केवल लूट के लिए भारत आता था लेकिन मोहम्मद गौरी ने स्थायी शासन स्थापित करने का प्रयास किया था। ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य जो है गौरी का, गजनबी का क्या उद्देश्य था। गजनबी क्या करता था, कभी भी उसने क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश नहीं की, लेकिन गौरी जब जब भारत पर आक्रमण करेगा तो कुछ क्षेत्र जो है अपने पास रख लेगा और उसी का जो नतीजा होगा वो हमें देखने को मिलेगा कि पहले लाहौर वाला क्षेत्र, फिर चाहमान के माध्यम से दिल्ली वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी किस प्रकार से असम तक पहुंच जाता है। हालांकि असम में उसकी हार हो गई थी लेकिन बंगाल वाला क्षेत्र तो उसके कब्जे में रहता ही रहता है। तो इस प्रकार से आपको एक बड़ा साम्राज्य भारत में, उत्तर भारत का लगभग अधिकतर हिस्सा आपको गौरी के कंट्रोल में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है गौरी से संबंधित थी। तो इसने स्थायी शासन स्थापित किया था भारत में और भारत की राजनीतिक रूपरेखा को पूरी तरह से बदल दिया था। तो यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो ये चीज़ें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है सल्तनत, देखिए हमारा जो मेन मोटिव होगा वो सल्तनत तक पहुंचना है कि सल्तनत काल की 1206 में भारत में किस प्रकार से स्थापना हुई। तो उसकी जो पृष्ठभूमि निर्मित करेगा वो मोहम्मद गौरी का यही आक्रमण, जो आक्रमण वो 1175 से लेकर 1206 के बीच में करेगा और जितना साम्राज्य वो इकट्ठा करेगा, जब वो यलदौज, कुबैचा और कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, फिर बख्तियार खिलजी आगे वाला हिस्सा रख लेता है तो उनके बीच में बांटता है। तो उस दौरान भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ती है 1206 में। लेकिन यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि उसका कोई भी पुत्र नहीं था। वो अपने सारे जो उसके गुलाम थे उन्हीं को अपने पुत्र के समान मानता था। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, तभी उसने जो है साम्राज्य आगे दे दिया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। बाकी बात करते हैं इसके भारत में अभियान और विजय के बारे में। तो 1175 से लेकर 78, तो याद रखिएगा इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया, मुल्तान पे आक्रमण किया। उच्च उच्च ना होकर उच्च या अच्छ वाला क्षेत्र था, लाहौर पर कब्जा किया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसने जो है मुल्तान, उच्च और लाहौर पर कब्जा किया था। माना जाता है कि भारत के अभियान के लिए जब ये आक्रमण करता है तो इसने सबसे पहले टारगेट किया कि कुछ अगर भारत पर कंटिन्यू आक्रमण करना है तो क्यों ना मुल्तान को एक प्रकार से अपना सेंटर बना लिया जाए, अपना आर्मी बेस बना लिया जाए ताकि भारत पर आक्रमण किया जाए। अगर हार हुई तो हम वापिस आ जाएंगे मुल्तान तक, लेकिन अगर जीत गए तो हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से उसने सेंटर बनाने की कोशिश की थी। तो कहा जाता है कि इसने इस प्रकार से, इस उद्देश्य से मुल्तान को जो है कब्जे में किया था। लेकिन अच्छ के राजा को जीतने की कहानी बड़ी ही रोचक है इसकी। तो कहा जाता है कि जो अच्छ का राजा था वो भट्टी नामक राजा था। तो भट्टी नामक राजा था और उसकी जो रानी थी, रानी को इसने अपनी पटरानी बनाने का, जो गौरी था उसने कहा था कि जो इसकी पत्नी थी, अच्छ के राजा भट्टी की पत्नी थी, उससे उसने कहा था कि वो उसे पटरानी बनाएगा। लेकिन पटरानी बनाने का जब वो अच्छ को जीत लेती है और रानी विश्वासघात अपने पति के साथ करती है तो क्या होता है कि बाद में गौरी भी उसके साथ विश्वासघात करता है और उसकी पुत्री जो अच्छ और भट्टी की पुत्री थी उनसे क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। तो मतलब उसने रानी बनाने का वादा किया था लेकिन इसने जो है सास बना लिया था उसको बाद में। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार से जो है ये कहानी रहती है। आगे चलते हैं 1178 ईस्वी, जो इसका असफल आक्रमण रहता है। तो ये क्या करता है, जो गुजरात का सोलंकी वंश का शासक था भीमदेव द्वितीय, उसके समय में, भीमदेव प्रथम के समय में हमने देखा था कि सोमनाथ लूटा था किसने, गजनबी ने। उसके कुछ सालों बाद या कहे 150 सालों बाद जो है एक और शासक भीमदेव द्वितीय के नाम से बैठता है, सोलंकी वंश का ही। तो इसके दौरान क्या होता है, हमला किया था। तो इसने क्या किया था, जो अनिहलबाड़ा नामक क्षेत्र है या जो शहर है वहाँ वहाँ पे युद्ध हुआ था इसका भीमदेव के साथ। और भीमदेव की इस युद्ध में जो है भीमदेव ने इसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हराया था। और इसके बाद ही इसे समझ आता है, क्योंकि ये क्या करता था, सिंध वाले क्षेत्र से एंटर होने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से इसे पता लगेगा। और ये इस वाले क्षेत्र से, क्योंकि सोलंकी वंश काफ़ी शक्तिशाली था। दो कारण थे उसके, एक तो यहाँ पे क्या था, उसका विदेशी व्यापार काफ़ी स्ट्रांग था, और दूसरा जो बंदरगाह थे उसके कारण विदेशी व्यापार और समृद्धि थी, और काफ़ी ज़्यादा योग्य शासक बैठ रहे थे।
तो उस कारण जो है यहाँ पे वो दूसरी बार यहाँ से आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करता, बल्कि अब जो है वो लाहौर को केंद्र मानकर क्या करेगा, इस ओर चहमानों से लड़ने की कोशिश करेगा और चहमानों को बाद में तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित भी करेगा। तो याद रखिएगा जो 1178 में इसने आक्रमण किया था, अनिहलवाड़ा की लड़ाई जो 1178 में हुई थी, उसे मोहम्मद गौरी हार गया था। तो इस दौरान आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, असफल आक्रमण था, मोहम्मद गौरी पराजित होता है। उसके बाद देखते हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उसके बाद क्या होगा, 1179 में आपको एक युद्ध देखने को मिलेगा और उसके माध्यम से पेशावर को ये जीत लेगा, पेशावर जीतेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1185 में ये सियालकोट को जीत लेगा, सियालकोट को जीतेगा। और उसके बाद 1186 में ये लाहौर पर, जब इसने पेशावर जीता था उसी दौरान इसने लाहौर को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन वहाँ का जो शासक था खुसरव मलिक उसको क्या किया था, इसने केवल अधीन बनाया था, लेकिन उससे सत्ता नहीं छीनी थी। लेकिन जब 1186 पे आक्रमण करेगा और इस दौरान वो क्या करेगा, जब इसकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाएगी और ये भारत के जो चहमान वाला इलाका है उसकी ओर देखना शुरू करेगा, तो ये क्या करेगा, लाहौर को अपना सेंटर बनाने की कोशिश करेगा। तो इसी दौरान वो 1186 में क्या करेगा, लाहौर को जीत लेगा। लाहौर को जब ये राज्य में विलय करता है, तो उसके बाद इसकी जो सीमा है वो कब, 1189 में जब ये भटिंडा को जीतेगा, भटिंडा का किला जीतेगा। उस दौरान ये किला कहाँ था, तो ये पृथ्वीराज चौहान जो चहमान शासक था उनके नेतृत्व में, या उनके कहें तो उनके क्षेत्र में, जो उनका राज्य था उस राज्य क्षेत्र में भटिंडा का किला आता था, जिसे इसने जीत लिया था। तो अब जो है सीमा डायरेक्टली कहाँ टच होने लगती है इसकी, 1189 के बाद। तो 1189 में इसकी सीमा टच होना शुरू हो जाती है चहमान राज्य से। तो बठिंडा जो है इस वाले क्षेत्र में भारत के अंदर जो एंटर कर चुका है, ये हरियाणा वाले क्षेत्र तक पहुंच चुका है। अब दिल्ली तक इसका पहुंचने का जो है प्रयास रहता है, क्योंकि दिल्ली इस समय चहमानों के नेतृत्व में, चहमानों के कंट्रोल में थी, और अजमेर वाला क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या होगा, 1191 की प्रथम लड़ाई होगी और ये क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान से इसका युद्ध होगा और पृथ्वीराज चौहान इसे फिर से पराजित करेगा, फिर से पराजित करेगा। तो देखिए दो असफल आक्रमण हो गए इसके, 1178 में जब इसे सोलंकी शासक भीमदेव द्वितीय के द्वारा हराया गया था, और दूसरा जब चहमान शासक या चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान इसे हराएगा, तो उस दौरान हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी बार ये फिर और ज़्यादा प्रिपेयर होकर आएगा, क्योंकि जो है माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है निश्चिंत हो गए थे, इन्होंने किसी प्रकार से उसके साम्राज्य को उखाड़ने की कोशिश नहीं की थी, या खदेड़ने की जो बाउंड्रीज के साथ इसके राज्य थे, जैसे बठिंडा किले से निकालने की कोशिश नहीं की, उससे लाहौर से खदेड़ने की कोशिश नहीं की। वो अपने साम्राज्य में मगन हो गए, अपने शासन पे ध्यान देने लग गए थे पृथ्वीराज चौहान। जबकि उनको अगर उचित रूप से देखा जाए तो उन्हें करना तो आवश्यक यही था कि इसे पूरी तरह से बाहर खदेड़ दिया जाए, हिंदू कुश वाले क्षेत्र से बाहर, हिंदू कुश तक पीछे धकेल दिया जाए। लेकिन वो जो है ऐसा चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं किया जाता, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है जब वो क्या करते हैं, त्राइन का दूसरा युद्ध होता है। और अगली साल जो है 1192 में आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा युद्ध होगा, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और दिल्ली अजमेर पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। माना जाता है कि इस युद्ध के माध्यम से इसे दिल्ली मिली थी। उसके अलावा देखने को मिलेगा कि हांसी, समाना, मेरठ और अलीगढ़ वाला क्षेत्र इसे मिल गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश वाले इलाके हैं, और ये वाला आपको देखने को मिलेगा हांसी समाना वाले क्षेत्र, ये हरियाणा वाले इलाके की ओर देखने को आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें आगे बढ़ती है, और इतना क्षेत्र इसके कंट्रोल में आ चुका है। तो अब क्या होगा आगे, अब होगा चंदावर की लड़ाई, चंदावर का युद्ध होगा। तो चलिए चंदावर के युद्ध के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि किसके साथ हुआ था। तो चंदावर की लड़ाई 1194 ईस्वी में हुई थी, 1194 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच हुई, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, और जयचंद इस युद्ध में पराजित हो गया था। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि जयचंद जो है 1194 के युद्ध में पराजित हो गया था। फिर उसके बाद आता है 1197 का गुजरात के हिस्सों पर कब्जा। तो भीमदेव द्वितीय की जब मृत्यु होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ के शासक कमज़ोर आना शुरू हो जाएंगे, और जब कमज़ोर शासक आएगा तो इसे वहाँ पर कब्जा करने में आसानी होगी। तो गुजरात के कुछ हिस्सों तक जो है इसका कंट्रोल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में बिहार और बंगाल का विस्तार।
यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह अगर केवल बख्तियार खिलजी की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि उसने बिहार पर आक्रमण किया, फिर बंगाल पर आक्रमण किया और अंत में जाकर असम तक भी गया। लेकिन असम में जो है उसकी हार होती है, लेकिन बंगाल तक का क्षेत्र उसकी कंट्रोल में आ गया था। और नालंदा पढ़ेंगे हम, जब उसके बारे में पढ़ेंगे हम सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे तो उस दौरान देखेंगे कि नालंदा पर किस प्रकार से आक्रमण किया, और वहाँ की जो उदंतपुरी बिहार हो गए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होगी, किस प्रकार से इसने नष्ट किया था उनको, क्योंकि उसमें बिल्कुल अराजकता फैली हुई थी। जो बिहार वाला क्षेत्र था वहाँ पे पूरी तरह से राजनीतिक शून्यता थी, यानी कि कोई भी बड़ा शासक ऐसा नहीं था। केवल जमींदारों के अंडर में बिहार देखने को मिलेगा उस दौरान, कोई बड़ा शासक नहीं था जो उस हिस्से को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि सेन शासक उस दौरान शासन कर रहे थे नो डाउट बंगाल में, लेकिन उनका कंट्रोल इतना बिहार के जमींदारों पर नहीं था। और जब बिहार पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण होगा तो जमींदार बिल्कुल असक्षम होंगे अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि जो भी हमारी प्राकृति, जो भी हमारी प्राचीन धरोहरें थी, जैसे विश्वविद्यालय हो गए, बिहार हो गए, उन सबको ये तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि मुस्लिम नेता था या मुस्लिम धर्म का प्रचारक था। तो उस दौरान आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं तो अब क्या होगा। अब इसका अंतिम अभियान होता है, मृत्यु कब होगी 1206 में, और उसी जो अंतिम अभियान होता है उसी दौरान आपको देखने को मिलेगा किसकी मृत्यु हो जाती है। दमयक दमयक नामक स्थान पे आपको देखने को मिलेगा कि खोखर जनजाति इस पर आक्रमण करती है और उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है इसकी जीवन लीला, जो मोहम्मद गौरी था उसकी जीवन लीला क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी मोहम्मद गौरी से थी। अब मोहम्मद गौरी के बाद क्या होगा, तो मोहम्मद गौरी के बाद अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगी कुछ चीज़ें। मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य होगा वो 3 लोगों में बंटेगा, यलदौजा, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन 3 लोगों में इसे दिल्ली वाला क्षेत्र मिलेगा, इसे जो है लाहौर वाला क्षेत्र मिलेगा, और यलदौजा को मिलेगा गजनी। तो इस प्रकार से हमें चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक फिर क्या करेगा, जब 1206 में इसकी मृत्यु हो जाएगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर वाले क्षेत्र से थोड़ा सा, मतलब लाहौर को तो राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाएगा, लेकिन दिल्ली तक का क्षेत्र इस प्रकार से मिला होता है। तो लाहौर ना बोलकर ऐसा बोलेंगे कि जो अफगानिस्तान वाला इलाका था थोड़ा, वो वाला उसे मिला था, और गजनी वाला क्षेत्र जो है ये मिलता है किसको, यलदौजा को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से लाहौर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन क्योंकि लाहौर को राजधानी किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहीं से शासन करना भी इसने शुरू किया था। इल्तुतमिश ले जाएगा आगे दिल्ली में राजधानी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से थोड़ा सा मैप के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊँ तो कुछ बातचीत इस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ईरान वाला इलाका है ये सारा गजनी साम्राज्य में आएगा इस तरफ। इस समय यहाँ तक गजनी शासन आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ तो सोलंकी हो जाएंगे, लेकिन ये जो है गजनी नहीं, सॉरी, गौरी शासन देखने को मिलेगा, गौरी किंगडम जो होगा। तो इस वाले हिस्से में आपको देखने को कौन मिलेगा, तो इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा यलदौजा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कुबाचा, और ये वाला, इस वाले हिस्से को तो बाद में अगर छोड़ दिया जाए बख्तियार खिलजी के समय में, तो बख्तियार खिलजी क्योंकि स्वतंत्र शासक की तरह यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर चुका था। और ये वाला हिस्सा मिलेगा लाहौर से शासन करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इतनी कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ पे याद रख सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, तुर्क आक्रमणों तक, और उसके